नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं हमारे, उसको भी देख लेते हैं। बैड डेट्स, डेटर्स अभी हमने पढ़ा था जिनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना है, डेटर्स। अब डेटर्स 50,000 के थे हमारे, डेटर्स आर माई करेंट एसेट। तो डेटर्स में से 1,000 रुपीज़ हमें नहीं मिला, उसने वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट क्या है वो आगे हम देखेंगे, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो 1,000 नहीं दिया, दैट इज़ योर बैड डेट्स। डेट्स थे जो बैड हो गए, जो इनका पैसा नहीं मिला। जो 49,000 है, दैट इज़ अ गुड डेट्स। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अभी हम पीछे कवर आपको फॉर्मेट दिखा चुके हैं कैसा होता है। एक स्टेटमेंट होता है पूरा, जिसमें हमारी एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंसेस होते हैं। तो ये दैट इज़ योर स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट है ये, ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट का होता है ये, एज एट लिखा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। विच शोज द, उसमें क्या दिखाया जाता है, एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल रिजर्व दिखाए जाते हैं। एंड अदर, कुछ अदर भी होते हैं, जैसे करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये होती है हमारी बैलेंस शीट, जो एक स्टेटमेंट होता है। बुक वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू एट विच द आइटम्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ को दिखाएंगे, उसमें जो वैल्यू शो करेंगे बैलेंस शीट में, अमाउंट कॉलम में, दैट इज़ योर बुक वैल्यू, बुक में जो रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? इट इज़ द रिकॉर्ड और बुक्स इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। इट इंक्लूड्स जर्नल, लेजर, कैश बुक एंड बैंक बुक। जितने भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, वेदर इट इज़ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जनरल प्रॉपर, ये सारी चीज़ों को एक नाम दे दिया हमने, बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे अकाउंट को एक, जो भी ग्रुप बना हमारा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, वो आगे का टॉपिक है। तो हम अभी आपको बस हमने नाम याद रखिए, परचेज बुक और सेल्स बुक। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें रिकॉर्ड करते हैं एंट्री। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या आई थिंक ये बहुत बेसिक टर्म है, सबको पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। जो मैंने शू, सपोज मैंने शू मैन्युफैक्चर किया 3,000 का और सेल किया 4,000 में, तो कॉस्ट क्या थी मेरी, 3,000। सेल कितने में किया, 4,000। 1,000 क्या है मेरा प्रॉफिट। तो ऐसे बेसिक टर्म सारे आपको आई थिंक रिवाइज होते जा रहे हैं। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था, 3,000 रुपीज, जो बनाने में जितना मेरा एक्सपेंस आया। डेबिट, इट इज़ द लेफ्ट, एक अकाउंट हमने आपको दिखाया था, अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट था, राइट हैंड साइड क्रेडिट था। तो डेबिट क्या है, डेबिट टू कहते हैं, इटालियन वर्ड डेबिट टू से आया है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट। इन केस वेयर एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, द एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। जब भी हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसके डुअल इफेक्ट, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके डुअल नेचर के होते हैं, दो साइड होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट। तो ये उसी डेबिट की बात कर रहा है। जब भी एक एंट्री पास होगी तो उसमें एक डेबिट साइड होगा, दैट इज योर डेबिट, उसी को हम डेबिट कहते हैं, अकाउंट टू बी डेबिटेड। क्रेडिट उसी का ऑपोजिट, जब भी एंट्री होगी उसका एक क्रेडिट पोर्शन होगा, क्रेडिट साइड होगा, दैट इज योर क्रेडिट। लैटिन वर्ड इज योर क्रेडिट टू। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। जो मैंने एसेट खरीद रखी है, सपोज मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर की वैल्यू आज 50,000 थी, आज मैंने परचेज किया, क्या 6 मंथ्स बाद भी वैल्यू उसकी 50,000 होगी? नहीं, हो सकता है उसकी वैल्यू 5,000 से गिर जाए। दैट 5,000 इज नोन एज डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट अगर होता है, दैट इज योर एसेट। आप याद रखिएगा, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। लाइफ पे डिपेंड होता है, क्योंकि लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है, इसलिए उस पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। बाकी सारी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसका ऑपोजिट होता है एप्रिसिएशन। अगर लैंड की वैल्यू बढ़ जाए, 50 लाख की पर लैंड परचेज किया मैंने, उसकी वैल्यू आज 60 लाख हो गई, तो 10 लाख इज योर एप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज एंटिटी। It is an economic unit which carries out various economic activities and is established in accordance with the law in force. It includes proprietorship, partnership firm, corporations, companies, etc. हम बार बार बिजनेस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस के करने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। प्रोप्राइटरशिप, जो आप बिजनेस स्टडीज़ में बुक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो इन सबको क्या बोल दिया हमने, सपोज अगर हम सिर्फ अकेले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर मिलकर करना चाहते हैं 4-5 लोग, पार्टनरशिप। तो इन सबको एक एक नाम दे दिया, एंटिटी। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। अभी हमने ऊपर बोला था इंसॉल्वेंट समझाते हैं बैड डेट्स के केस में, तो वही इंसॉल्वेंट आ गया यहाँ पर। अगर किसी से हमें पैसा लेना है, वो अपना डेट पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। अगर दे रहा है तो सॉल्वेंट। तो लास्ट टर्म भी आपका कवर हो चुका है, सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर। A person who owes a business and contribute capital to the business to earn profit is called proprietor. Proprietor कौन है?
जो पैसा लगाता है, जो बिजनेस चलाता है, जो रिस्क लेता है, दैट इज़ योर प्रोपराइटर. rebate, it is a reduction in the price of goods after the goods have been sold and is offered for reason other than that which may have been allowing trade discounts. Say bad quality product delivered, it offered and allowed or sale complete or on sales completed in the past. rebate दे देना. सपोज मैंने कोई गुड्स परचेज़ किया और मैं कस्टमर हूँ, मैंने कोई गुड्स परचेज़ किया और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैं रिटर्न के लिए गया और उसने हमको डिस्काउंट दे दिया, बोला कि आपका प्रोडक्ट हम रिप्लेस करेंगे प्लस आपको हम कुछ अदर बेनिफिट्स भी दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने लॉस फेस किया है. तो इसके लिए हम जो कंपनी जो या कोई फर्म जो एंटिटी हमें जो डिस्काउंट दे रही है उनके लिए क्या है, ये रिबेट है. सॉल्वेंट को बता ही चुके हैं हम क्या होता है, जो पैसा देने के लिए रेडी है और जो पे कर पा रहा है, इज़ एबल टू पे द अमाउंट, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट. सो थैंक यू एवरीवन, दीज आर योर बेसिक टर्म्स.